नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मौसम को लेकर ट्वीट किया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। सीएम ने लिखा कि मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आप सभी प्रदेशवासियों और पर्यटकों से अनुरोध है कि अनावश्यक यात्रा से बचे। जिला प्रशासन और एसडीआरएफ को 24 घंटे अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम ने लिखा कि मैं खुद भी संबंधित अधिकारियों से संपर्क स्थापित कर प्रत्येक परिस्थिति को मॉनिटर कर रहा हूं। वहीं जुलाई में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक अब सितंबर में होगी। पहले बैठक 15 जुलाई को मनेंद्र नगर में निर्धारित की गई थी। इस विषय में सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। बैठक में यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ के सीएम और इन चारों राज्यों के दो मंत्री शिरकत करेंगे। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार के कई अधिकारी भी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि जुलाई में इस बैठक आयोजित किया जाना था, लेकिन बरसात के चलते आयोजन को टाल दिया गया और सितंबर महीने में इस बैठक को आयोजित किया जाएगा। बता दें कि देश में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, जिनकी शुरुआत 1957 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15(22) के तहत की गई थी। इससे पहले मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक 22 अगस्त 2022 को गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में भोपाल में संपन्न हुई थी। बैठक 15 जुलाई को होनी थी, लेकिन उसमें बरसात बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उच्च स्तर पर विचार किया गया और ये सोचा गया कि इसमें बैठक कराने में कुछ दिक्कत हो सकती है, इसलिए बैठक टाली गई है। बैठक सितंबर में संभावना है होने की। अभी तिथि नियत नहीं हुई है, जब तिथि नियत होगी तो आपको बताया जाएगा। कहाँ पे करेंगे आप लोग और क्या एजेंडे में कुछ तब्दीली आई है? एजेंडे वही है? एजेंडा एज इट इज है, बाकी सब चीजें एज इट इज हैं। हमारी तैयारी उस समय भी पूरी हो गई थी और हमारी तैयारी है। पुरोला विधायक दुर्वेश्वर लाल ने पूर्व उद्यान निदेशक हरविंदर बवेजा पर एसआईटी जांच को बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के तमाम बागवानों की बड़ी जीत है। आगे कहा कि हरविंदर बवेजा हिमाचल से उत्तराखंड कैसे आए, किसी को जानकारी नहीं है। हरविंदर बवेजा पर कार्रवाई मुख्यमंत्री की धाकड़ कार्यशैली को दिखाता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की कार्यवाही अन्य प्रदेशों के लिए भी एक नजीर बनेगी और उत्तराखंड में जो भी भ्रष्टाचार और अधिकारी और कर्मचारी सम्मिलित हैं, उन पर जरूर कार्रवाई होगी। देखिए, हरविंदर बवेजा पे जो कार्रवाई हुई है वो एक तरीके से पूरे उत्तराखंड के जो बागवान हैं उनकी जीत है, क्योंकि हरविंदर बवेजा जब हिमाचल प्रदेश से ब्लैक लिस्टेड हुआ था, उसके बाद उत्तराखंड में आया। कैसे आया, आई डोंट नो, आई कांट गिव एनी कमेंट टू दैट। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर में गुरुवार को मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्वयंसेवियों को प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर मनोज उनियाल ने पंच प्रण की शपथ दिलाई। स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए प्राचार्य ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसके तहत भारत देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों का भावपूर्ण स्मरण करना है और उनके आश्रितों को सम्मानित करना है। पौड़ी जिले के चौबट्टाखाल से खबर है, जहां देश की आजादी के 76 साल पूरे होने पर मेरी माटी मेरा देश अभियान जारी है। यह अभियान 9 अगस्त से शुरू होकर 15 अगस्त तक प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में चलाया जा रहा है। अभियान के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर माटी को नमन वीरों का वंदन की थीम पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
इन कार्यक्रमों में संबोधित गांव के सभी गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। गांव के विख्यात लोगों, स्वतंत्रता सेनानी, शहीद, खिलाड़ी आदि की पूरी जानकारी के साथ सार्वजनिक स्थानों पर गौरव पट्ट भी लगाए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में पंच प्रण की शपथ दिलाई जा रही है। वहीं कार्यक्रम के तहत जनपद के विभिन्न ग्राम पंचायतों में 75 पौधे भी लगाए जाएंगे। चौबट्टा खाल विधानसभा के एकेश्वर ब्लॉक के सीमार गांव में प्रमुख नीरज पांथरे की मौजूदगी में ग्रामीणों ने पंच प्राण की शपथ ली। मेरी माटी मेरा देश आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में विकासखंड एकेश्वर के ग्राम सिमार गांव में आज हमारे उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और वीर शहीदों के इस कार्यक्रम के तहत, जिसके बारे में माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस कार्यक्रम को मन की बात में भी कहा गया था कि आजादी के अमृत महोत्सव में जिन लोगों ने हमारे देश को स्वतंत्र किया था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, रुड़की तहसील में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष नेर काजमी के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। देश भर में हो रही सांप्रदायिक घटनाओं के विरोध में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है और देश भर में सांप्रदायिक घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नेर काजमी ने कहा कि देश भर में जगह जगह पर सांप्रदायिक घटनाएं हो रही है जो देश में आपसी भाईचारे को खत्म कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं पर तुरंत रोक लगनी चाहिए ताकि आपसी भाईचारा बना रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में एआईएमआईएम के कार्यकर्ता मौजूद रहे। ट्रेन के अंदर एक कांस्टेबल ने गोली मार दी, जिसमें एक कांस्टेबल और भी था, ऐसा ही था बल्कि मीणा जी, और 3 मुस्लिम समाज के लोग थे। उनको नाम पूछकर गोली मार दी और बाकी एक नारे के साथ नारा लगा, गोली मारकर नारा लगा रहा है कि उनके साथ रहना होगा, उनको वोट देना होगा। तो यकीनन एक साजिश देश के अंदर चल रही है, जिस साजिश को नाकामयाब करने के लिए हम लोगों ने इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया और ज्ञापन देकर हम लोगों ने ये डिमांड रखी कि उन तमाम सरकारें उन प्रदेशों की उन पर कार्रवाई करें जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उनको तुरंत सलाखों के पीछे भेजें और आने वाले कल के लिए कभी कोई ऐसी अप्रिय घटना देश में ना हो, आपसी भाईचारा बना रहे। उसी के लिए हम लोग इकट्ठे हुए और यह ज्ञापन किया। रामनगर में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के तहत जिलाधिकारी ने विकासखंड के अंतर्गत करीब आधा दर्जन से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित कॉलोनियों पर रोक लगाने के आदेश दिए, जिसके विरोध में स्टाम्प विक्रेता, अराइजनवीज, दस्तावेज लेखक, अधिवक्ता संघ और क्षेत्रीय काश्तकारों ने संयुक्त रूप से तहसील परिसर में स्थित सब रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही एक ज्ञापन एसडीएम गौरव चटवाल के माध्यम से सीएम धामी को सौंपा। साथ ही इस कानून को वापस लेने की मांग की है। बता दें कि जिलाधिकारी के आदेश के तहत अब रेरा कानून के तहत कॉलोनी विकसित होंगी। साथ ही जमीनों की रजिस्ट्री भी इसी कानून के तहत की जाएगी। सर, आज धरने में हम यहाँ पर रामनगर तहसील के स्टाम्प विक्रेता, आरआईएस नवीज, टीट राइटर और अधिवक्तागण हैं। हमारे जो मेन हम यहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस से संबंधित हैं कि हम जो है तहसील स्तर पर राजस्व के लिए हम यहाँ काम करते हैं, यहाँ रजिस्टर से संबंधित कार्य करते हैं, जिसमें कार्य जो होते हैं हम यहाँ जो बैठे हैं, यहाँ रेरा नियम को सख्ती से कड़ाई से पालन होने के विरोध में यहाँ बैठे हैं। हम कहते हैं कि रेरा का यहाँ लागू हो, लेकिन थोड़ा जो पुराने लोग हैं, जो छोटे काश्तकार हैं, जो पुराने लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से जो छोटे छोटे टुकड़े प्लॉट लिए हैं वो उनको बेच सकें। हम बस आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि बस रेरा नियम में थोड़ा शिथिलता लाई जाए और छोटे काश्तकारों को इसमें राहत दी जाए। और अब खबर कलियर से है, जहां रुड़की रोड पर नहर की साइड से सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस चुका है, जिसके चलते राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस सड़क को धंसे हुए लगभग 1 महीना होने जा रहा है। अब जाकर पीडब्ल्यूडी विभाग नींद से जागा। इस सड़क से बड़ी संख्या में 4 व्हीलर का आना जाना लगा रहता है। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता ने बताया कि इस सड़क का टेंडर हो चुका है। बारिश के चलते सड़क निर्माण का कार्य
शुरू नहीं कराया गया और जल्द ही सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वो जो रुड़की से कलियर की तरफ जाती है वाया मेवाड़ होते हुए जाती है सड़क, उसी सड़क की आप बात कर रहे हैं। मेरी सड़क मैंने अभी परसों भी मैं गया था उस सड़क को देखने के लिए, उसमें पैच बन गए हैं, ये बात सही है। तो अब जैसे बारिश आजकल हो रही है तो बारिश में हम लोग पक्के पैच हम नहीं बना पा रहे हैं उसमें, तो जैसे ही बारिश रुकती है मैं उसके हम लोग पैच उसके बना लेंगे। टेंडर हम लोगों ने कर रखे हैं उसके पैच के, इसलिए डाली गई थी क्योंकि कच्चे पैच बनाए थे हम लोगों ने वो, तो अब वो बरसात में जितना कोशिश का बरसात में पक्के पैच तो बन नहीं सकते डामर वाले, तो इसीलिए वो मट्टी डाल के कच्चे पैच बनवाए थे। तो वो तो हम अपने गैंग से कराते हैं, गैंग हम अब उससे हम लोग कराते रहते हैं। लेकिन अब यह है कि उसको जो है बारिश थोड़ी रुके तो फिर पक्के पैच हम लोग बनवाएंगे। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य संवर्धन योजना के तहत प्रदेश में हर न्याय पंचायत में ओपन जिम खुलने हैं, जिसमें 7,788 न्याय पंचायत में जिम लगने हैं। खेल सचिव ने बताया कि हर वित्तीय वर्ष में ओपन जिम के लिए पैसा जिलाधिकारियों को आवंटित किया जाता है। उन्होंने बताया कि कई जगह युवक मंगल दल और महिला मंगल दल एक्टिव नहीं है, जिस कारण ये ओपन जिम पहाड़ों में नहीं लग पा रहे हैं। इसके साथ ही कई ऐसे दल हैं जो जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। ओपन जिम का जो हमारा खोलने का जो प्रस्ताव था, प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पे एक ओपन जिम हमारा खुलना था मुख्यमंत्री स्वास्थ्य संवर्धन योजना के तहत। इसमें हमारे 7,788 न्याय पंचायत में ये लगना था, जिसमें 4,032 आपका जो था ये युवक मंगल दल और 1,789 जो है ये महिला मंगल दल के द्वारा अभी तक लगाए गए हैं। और टोटल की बात करें तो 5,821 ओपन जिम अभी तक लग चुके हैं। सहसपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर में 14 जुलाई को हुए कावड़ियों पर पथराव और मारपीट मामले में थाना पुलिस ने 10,000 रुपए के इनामी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी देहात कमलेश उपाध्याय ने बताया कि रामपुर में हुए कावड़ियों पर पथराव और मारपीट मामले में सहसपुर थाना पुलिस पहले ही 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि इस मामले में अब 3 अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बताया कि उक्त घटना में 31 लोगों को अब तक चिन्हित किया जा चुका है, जिसमें अब तक 9 गिरफ्तारी हो चुकी है, तो वहीं चिन्हित किए गए 13 अन्य आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। महीने 14 जुलाई की रात्रि को जब यहाँ से कांवड़ यात्रा निकल रही थी तो कुछ व्यक्तियों के द्वारा इसमें उन पर पथराव किया गया था और जानलेवा हमला किया गया था। तो उसी में तत्काल ही सहसपुर पुलिस द्वारा इसमें मुकदमा दर्ज किया गया था और इसी विवेचना में हमारे द्वारा पहले 6 अरेस्टिंग की जा चुकी है। और इसमें चूंकि ये काफी गंभीर किस्म का अपराध था तो इसमें सीओ विकासनगर के नेतृत्व में और एसओ सहसपुर के उसमें निर्देश में ये इनकी अरेस्टिंग और कल की गई है 3 लोगों की, जिसमें से एक व्यक्ति जो समीर है ये इनामी भी है, उसको 10,000 का इनाम किया गया है। चकराता वन प्रभाग की कनासर रेंज में हुए बड़े पैमाने पर देवदार के पेड़ों के अवैध कटान का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ता राकेश तोमर उत्तराखंडी ने वन कर्मियों पर संगीन आरोप लगाए हैं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि निजी नाप और माफी की लकड़ी के नाम पर चकराता वन विभाग की कनासर रेंज में बड़े पैमाने पर देवदार के पेड़ों के अवैध कटान का मामला सामने आया है, जिसमें वन विभाग अलग अलग जगह से अब तक अवैध रूप से काटकर रखे गए लाखों रुपए के 1200 से अधिक स्लीपर बरामद कर चुका है। तो वहीं इस मामले में वन विभाग के कुछ कर्मियों पर गाज भी गिर चुकी है। पिछले 22 जुलाई को हम लोगों ने प्रेस वार्ता की थी और अपील करनी पड़ रही है। चकराता की कनासर रेंज में अभी तक फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर और रेंजर पे गाज गिरी है। अब बात आती है कि जो वहां से लकड़ियां आती है वो सीधी अंबाड़ी चेकपोस्ट से होते हुए आती है। यहाँ पे कोई एक मिश्रा फॉरेस्टर है, उसकी गतिविधियां भी संलिप्त पाई गई है। मैंने कालसी और जो एसडीओ है वो भी मौन संरक्षण दे रहे हैं, जो कालसी एसडीओ है, जो कि दुखद है।
यदि इस तरीके की ऊपर से नकली सप्लाई हो रही है तो इसीलिए नाकाबंदी की जाती है, इसीलिए जो ये बैरियर लगाए जाते हैं। लेकिन जब ये रक्षक ही भक्षक बन जाए तो दुखद है, इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और निश्चित रूप से चक्राता के अंदर जिस तरीके से भारी मात्रा में क्षेत्रवासी आवाज उठाकर सभी पर जब्त कर रहे हैं, ये एक सराहनीय कदम है। रोजमर्रा की चीजों में लगातार बढ़ती जा रही महंगाई के विरोध में आम इंसान विकास पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि रोजमर्रा की चीजों में लगातार बढ़ोतरी होने से आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। वहीं दूसरी ओर इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अकील अहमद ने कहा कि देश में महंगाई लगातार आसमान छू रही है, लाखों युवा बेरोजगार है और कई जगह गरीब खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। लेकिन इन जनहित के मुद्दों को छोड़कर देश की जनता को हिंदू मुस्लिम में बांटकर राजनीति की जा रही है, जो कि देश हित में नहीं है। लेकिन महंगाई आसमान छू रही है और गरीब लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। सरकार में जो है चारों तरफ हिंदू मुसलमान हो रहा है। बस देश का माहौल खराब करने पर जो है सब लोग लगे हुए हैं। लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, लोगों को रोजगार नहीं मिलना, उस पर कोई ध्यान सरकार का नहीं है। आज हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया महंगाई को लेकर। जो है खाने पीने की जो सामान है वो इतने महंगे हो चुके कि एक आम इंसान का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया, 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो गया। उत्तराखंड के सबसे बड़े कॉलेज डीएवी पीजी कॉलेज ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंटर स्टेट के आधार पर स्नातक में प्रवेश के लिए प्रक्रिया चलाई है। पहली मेरिट लिस्ट के बाद पहली वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इन दोनों लिस्ट में शामिल 1895 छात्रों ने अपना एडमिशन करा लिया है। प्रोफेसर केआर जैन ने बताया कि कॉलेज में यूजी के 3815 सीटें हैं और अभी तक 3403 छात्रों के पंजीकरण हुए हैं, जिनमें 546 इनएक्टिव पाए गए, यानी कुल 2857 पंजीकरण सही पाए गए हैं। मेरिट की पहली लिस्ट और मेरिट की पहली वेटिंग लिस्ट के छात्रों का एडमिशन जारी है। जो कि एक मिनिमम फीस के ऊपर बच्चों को कैटर करता है, सपोर्ट करता है, गाइडेंस देता है और यहाँ के बच्चे हजेंगे निकलते हैं। इस बार यूनिवर्सिटी का जो हमारे पास गाइडलाइंस आई है कि जो भी एडमिशन्स होंगे वो सेंट्रल कॉमन नहीं है, वर्ड कॉमन आप यूज करते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन टेस्ट CUT जिसे बोलते हैं। आप आके मेरे कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट यूज करते हो, नो, दिस इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन टेस्ट के तहत एडमिशन्स होंगे। देश विदेश में उत्तराखंड का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को प्रदेश के 6 विभागों में नौकरियां दी जाएगी। खेल सचिव जितेंद्र सोनकर ने बात कही है। उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पहले 16 विभागों को चयनित किया था, लेकिन उच्च अधिकारियों से बातचीत के बाद जैसे विभागों को चयनित किया गया है, जिन विभागों में इन खिलाड़ियों को नौकरियां प्रदान की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि सभी विभागों की मंजूरी उनको मिल चुकी है और जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाएगा। देखिए, इनिशियली हमने लगभग 16 विभागों को चयनित किया था। फिर बाद में कई स्तर की वार्ता हुई, चीफ साहब के स्तर पर भी वार्ता जब हुई तब इन विभागों के साथ फिर ये निष्कर्ष निकाला गया कि भी जिन विभागों में इनकी उपयुक्तता ज्यादा है उन्हीं विभागों को रखें, संख्या हम चाहे भले ही बढ़ा लें। तो ये तय हुआ कि अब 6 विभाग जो वर्तमान में सेलेक्ट किए गए हैं उन्हीं में इनको नौकरी दी जाएगी। पूरे प्रदेश में बारिश अब कहर बरपाने लगी है। नैनीताल जनपद में बारिश से करीब 80 करोड़ से अधिक का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। डीएम नैनीताल वंदना सिंह का कहना है कि पहले ही समस्त विभागों से प्राप्त आंकड़ों को देखें तो 30 करोड़ का नुकसान हो चुका था। वहीं अब लगातार 2 दिन की बारिश के कहर से जो नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जा रहा है। हालांकि आंकड़ा करीब 80 करोड़ से ऊपर जाने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि लगातार लोगों की सुरक्षा को लेकर एहतियात बरते जा रहे हैं। वहीं प्रभावित परिवारों को राहत सहायता दी जा रही है।
जनपद में जो 2 दिन पूर्व की बरसात हुई है उससे पहले हमने सभी विभागों का एक आकलन कराया था सार्वजनिक परिसंपत्तियों के नुकसान का। उसमें सभी विभागों की जो रिपोर्ट आई थी, प्राइमरी रिपोर्ट, उसके अनुसार 30 करोड़ का नुकसान जनपद में हुआ था। परसों जो बरसात रात में हुई है और हल्द्वानी में 2 नालों की वजह से काफी ज्यादा डैमेजेस हुए हैं, उसमें अभी असेसमेंट का काम चल रहा है। उसको ऐड करेंगे तो ये जो अनुमानित धनराशि है वो बहुत ज्यादा जाएगी। कल परसों की बरसात में ज्यादातर नुकसान प्राइवेट प्रॉपर्टीज का है, उसमें सार्वजनिक परिसंपत्तियां भी हालांकि क्षतिग्रस्त हुई हैं। कुछ सड़कें हमारी बहुत ज्यादा डैमेज हो गई हैं। हल्द्वानी में लगातार हो रही बारिश के बाद शहर में पेयजल सप्लाई करने वाला फिल्टर प्लांट बंद हो गया है। दरअसल फिल्टर प्लांट में सिल्ट भर गई है, लिहाजा पेयजल व्यवस्था भी बाधित हुई है। रोजाना हल्द्वानी शहर में पेयजल के लिए 37 MLD पानी की आवश्यकता होती है, जो कि गोला नदी पर निर्भर है। भारी बारिश के बाद गोला नदी से पानी के साथ फिल्टर प्लांट में सिल्ट भी भर गया, लिहाजा फिल्टर प्लांट की सफाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं स्थानीय लोग पेयजल किल्लत की वजह से जल संस्थान के ट्यूबवेल समेत कई जगह से पानी लेकर आ रहे हैं। जिलाधिकारी वंदना सिंह का कहना है कि जेसीबी लगाकर फिल्टर प्लांट से सिल्ट साफ कराई जा रही है। जल्द से जल्द शहर के पेयजल आपूर्ति करने के निर्देश दिए गए हैं। जो कल्सिया नाले पे अतिवृष्टि हुई थी, उसमें गौला बयास के जो फीडर कैनाल आती है वो काफ़ी डैमेज हो गई है। उसमें सिल्ट और बोल्डर सब सीमेंट हो गया हुआ था। तो इसमें हम कल से ही प्रातः से युद्ध स्तर में काम कर रहे हैं। तो 60% के अराउंड तो कार्य पूर्ण हो चुका है। संभावना है कि आज पूरा ही उसको हम। हाँ सर, आज सुबह से बता रहे हैं, बता क्या रहे हैं, बल्कि हमारे तो नलों में से पानी गायब है। बल्कि आज से 3 दिन से गायब है। 3 दिन से लगातार यही जल संस्थान के और हम ये चक्कर ही लगा रहे हैं। कि मेरे साथी आए हैं, देखिए साथ में अपना स्कूटी में हम ये 50-50 लीटर के गैलन भर के लेके जा रहे हैं। क्या करना सर, जीवन यापन करना ही है, ठीक है। और अब तो ये मजेदार बात यह है कि यहाँ भी इतना बड़ा ट्यूबवेल हेड है, वो बता रहे हैं वो भी खाली हो गया है। आप लगाइए, जब जल संस्थान के बाद अपने पास ही पानी नहीं है तो फिर हमें कहाँ से पानी सप्लाई करेंगे। की जरूरत है, वो 3-4 दिन से नहीं आ रहा है। और पाइपलाइन बोरिंग वाली खोदी, उसमें एक टाइम भी पानी नहीं आता सर। बहुत समस्या है पानी की। तो अभी क्या कर रहे हो? अभी हम यहाँ से पानी भर के ले जा रहे हैं साहब। बर्तन धोने को पड़े हैं। दिन भर में कितना ले जाते हैं? अभी सुबह ले गए थोड़ा सा, फिर दोबारा से लेने आ रहे हैं सर। हो पाएगा उससे? उससे कहाँ हो पाएगा, शाम को फिर जरूरत पड़ती है। पानी का खर्चा तो क्या है हमें। हमारे खाना पीना सारा प्रबंध पानी से चलता है, वो सब बंद है। और नलकूप का भी पानी हमारे यहाँ नहीं आता है और ये पानी के ऊपर निर्भर है, ये भी बंद हो गया 4 दिन से। अच्छा, आज आप लोग किस तरीके से पानी आप व्यवस्था कर रहे हैं? व्यवस्था हम यहाँ सब अपने आप आते हैं, यहाँ से टंकी से लेके लाइन लगा के जो मिल जाएगा पानी तो ले जाएंगे। बाकी जो रेस्टोरेशन है वो वर्क समय के साथ सभी कराए जाएंगे। पानी की आपूर्ति भी बहाल कराने की व्यवस्था करी जा रही है। अभी क्योंकि प्लांट प्रभावित हुआ है, उसमें नहर में जो कैनाल है, फीडर कैनाल, उसमें भी सिल्ट भर गई है, उसमें पोकलैंड लगाई गई है। सिंचाई विभाग को भी ये निर्देश दिए हैं कि जितनी भी पोकलैंड और जेसीबी मशीनें अवेलेबल हो सकती हैं। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में मानसून की बरसात के कारण खटीमा क्षेत्र के सभी नदी नाले उफान पर है। वहीं भारी बारिश के चलते जगह जगह जल भराव और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। खटीमा प्रशासन, उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट और तहसीलदार हिमांशु जोशी के नेतृत्व में प्रभावित क्षेत्रों में लगातार दौरा कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं और मौके पर पहुंचकर प्रभावितों को हर संभव मदद करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में कल दाह ढाणी गांव में उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट और तहसीलदार हिमांशु जोशी के नेतृत्व में उनकी टीम ने पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और दाह ढाकी में लगभग 16 बाढ़ प्रभावित परिवारों को रेस्क्यू कर निजी विद्यालयों में सुरक्षित शिफ्ट कर दिया गया। कल हमारे दाह ढाकी वाले एरिया में 16 परिवार बाढ़ आने से प्रभावित हुए हैं। उनके मकानों को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। उनको हमने एसडीएफ की मदद से उनका रेस्क्यू किया है और उनको सुरक्षित स्थान सेंट फ्रांसिस स्कूल में पहुंचाया हुआ है। करीब 16 परिवार हैं, उनको राहत सामग्री दी है और हमने अहेतुक सहायता 5000 रुपये की राशि तत्काल ऑन द स्पॉट दी हुई है। और जो भी आगे मदद होगी हम उनको करते हैं। उनके रहने की व्यवस्था भी हमने की है, उनके गद्दे वगैरह भी उनको दिए हुए हैं। इसके अलावा केतल खंडा शाम में हमने कुछ दूर क्षेत्र में कुछ लोग आ गए थे जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा भर रहा था, उनको हमने राहत किटें वितरित की हैं। उनको सुरक्षित स्थान पर करीब 20 परिवारों को विस्थापित किया हुआ है। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
Download a song really fast.